सीधे विधानसभा की ओर रुख कर रहे हैं। राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी को अभी 21 तारीख को हमारे बीच से वो चले गए। मैं इस संदर्भ में एक शोक प्रस्ताव रखता हूं। ये सदन राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी के 21 अगस्त 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967 से 1980 तथा 1985 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 1977 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वे 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तथा 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 2004 तथा 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके पास 28 जनवरी 2015 से 11 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। वे संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रबल पक्षधर थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लंबे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक एवं राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनकी राम मंदिर निर्माण में महती भूमिका रही, जिसके लिए उन्होंने अपने पद की भी चिंता नहीं की और दिसंबर 1992 में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। इसी प्रकार दूसरा शोक प्रस्ताव, ये सदन सिपाही मोहम्मद अजरुद्दीन गांव नाई नंगला जिला नूह के 20 अगस्त 2021 को हुए दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ये सदन राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के 21 अगस्त 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ। वे वर्ष 67 से 80 तथा 85 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 77 से स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वह 24 जून 1991 में 6 दिसंबर 1992 तथा 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 2004 तथा 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके पास 28 जनवरी 2015 से 11 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पद का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। वे संवैधानिक मूल्य एवं आदर्शों के प्रबल पक्षधर थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उन्होंने अपने लंबे तथा यशस्वी जीवन में राजनयिक एवं राजनेता के रूप में अमिट छाप छोड़ी। उनका राम मंदिर निर्माण में महती भूमिका रही, इसके लिए उन्होंने अपने पद की भी चिंता नहीं दी और दिसंबर 92 में मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दिया। मेरे को भी उनके साथ लोकसभा का सांसद रहने का मौका मिला। 2004 में मेरे साथ थे, अच्छे मित्र थे मेरे। उनके निधन से देश का एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन सिपाही मोहम्मद अजरुद्दीन गांव नाई नगला जिला नूह के 20 अगस्त 2021 को हुए दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
हाँ जी, वो खड़े। हाँ जी। हेलो अध्यक्ष महोदय जी, एक भूरू सिंह सब इंस्पेक्टर जो 3/8/21 को गांव एर जिला पानीपत में बीएसएफ त्रिपुरा में था, वो शहीद हुआ था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको भी इसमें शामिल कर लिया। तो थैंक यू। नाम आ गया था? ठीक है, अगर नहीं आया तो जो जोड़ लेंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री मामन खान जी। 1202। नहीं श्रीमान। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि भारत सरकार ने मेवात को सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना था। उसी के पश्चात मेवात के लिए 5 आरोही स्कूल दिए गए थे। हमारे यहां पर 5 ब्लॉक हैं जहां पर 153 टीचर्स की सैंक्शन थी, जिसमें से मात्र 24 टीचर पढ़ाते हैं। 129 खाली हैं। 5 प्रिंसिपल्स थे, जिनमें से एक प्रिंसिपल नगीना आरोही स्कूल में था, वो भी डेपुटेशन पे पंचकुला भेज दिया गया है डाइट में। मुझे लगता है शायद मेवा से ज्यादा यहां पंचकुला को जरूरत है। अच्छी बात है यहां भी, लेकिन मेवात का भी उतना ही हक है। उसके साथ साथ जब इसको जो स्कूलों को सुविधा दी गई थी आरोहियों को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों के बराबर की सुविधा दी गई थी। ये कहा गया था जब टीचर्स भर्ती किए गए थे 5 साल पहले कि आपको ये जो टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं रेगुलर कर दिए जाएंगे जिनके 5 साल हो जाएंगे, मगर आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है। इनकी सैलरी जब 2011 में ये शुरू हुए थे 60,000 थी, उनकी सैलरी घटा के अब तकरीबन 20,000 कर दी गई है। पहले तो सरकार कहती रही कि हम इनको पक्का करेंगे, मगर कुछ दिन पहले एफसी ने लेटर इशू कर दिया कि आपको पक्का नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से भी कि मंत्री जी, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मेवात में चल रहे 5 आरोही स्कूल मॉडल 2011 से चल रहे हैं। अभी तक इन 5 स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ हैं, लेकिन आज तक ये रेगुलर भर्ती में नहीं की गई है। और यह भी बताया जाए कि जो 153 टीचर्स स्टाफ के लगे हुए हैं, इनकी कब तक इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, और जो प्रिंसिपल्स की 5 पोस्ट खाली हैं, इनको कब तक भर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहता हूं कि फरवरी 2020 के बजट सत्र में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो उनसे मैंने ये पूछा था कि जो मेवात में कम से कम 50-60% जो सीटें खाली हैं टीचर्स की, उनको कब तक भर दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा था कि कम से कम आने वाले 6 महीने में हम ये सीटें फिलअप करेंगे आपकी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि वो 6 महीना की कौन सी तारीख है, हम कौन सी तारीख माने कि आज से लेकर के नहीं, कब 6 महीना आपके पूरे होंगे, मुझे ये मंत्री जी बताएं।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी ने जो सवाल था वो तो अलग था, लेकिन उन्होंने दूसरी बात और रखी मेरे सामने कि 2012-13 में अलग अलग कैटेगरी के 2232 पोस्टों की स्वीकृति दी गई थी आरोही स्कूलों में। हरियाणा आरोही मॉडल स्कूल सोसाइटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर ये भर्ती की गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती पहले टाइम में की गई, हमारे टाइम में नहीं की गई। और अब जब ये 2013 में स्वीकृत किए गए 2232 पद फाइनेंस विभाग के पास हमने 13/7/21 को वापस ले लिए। फाइनेंस विभाग ने इस स्वीकृति को वापस ले लिया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4/8/21 को आरोही स्कूलों में कार्यरत सभी स्टाफ के पदों को स्वीकृति देने के बारे में स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई, जो शीघ्र ही इस विषय पर कार्य करके निर्णय लेगी और स्टाफ के पदों को स्वीकृत किया जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में हम इन सारे स्कूलों को मॉडर्न संस्कृति स्कूल के पैटर्न पे ही लेने जा रहे हैं, तो उसमें इनको काफी लाभ मिलेगा। मेरा एक और क्वेश्चन जी, मैं ये बताना चाहता हूं स्पीकर सर आपके माध्यम से कि मेवात हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। एनसीआर के नजदीक होते हुए भी दिया तले अंधेरा है, जो देखने वाला है वो मेवात एरिया है। आप सब जिलों को अपलिफ्ट करते हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, जो भी कुछ हो सब जिलों में, लेकिन इस मेवात को एजुकेशन में भी आप इतना ही पिछड़ दे रहे हो जितना पहले था। क्या सरकार की कोई ऐसी मंशा है इस जिले को भी और जिलों के बराबर लाने की कोशिश कर रही है सरकार? ये बताएं मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेवात की डेवलपमेंट में कोई कोर कसर नहीं छूटी जाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो है कोरोना काल में वो शिक्षा विभाग है। जैसा आपने भी प्रश्न किया कि अभी भर्ती नहीं है, तो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होया तो वो शिक्षा विभाग है। और स्कूल उसकी वजह से बंद रहे, इसी वजह से आगे भर्तियों की प्रक्रिया भी मेरी शुरू नहीं हुई। मैं आपको विश्वास रखता हूँ जल्दी में इस पर निर्णय लेंगे। बस ये डेट बता दो जी, 6 महीने की मुझे लास्ट सर प्लीज। नहीं यार, वही डेट बता दो स्पीकर सर कि हमारे को डेट बता दे 6 महीना में कब भर्ती हो जाएगी, और कुछ नहीं सर। नहीं आरोही नहीं, मेवात। आरोही तो पूरे हरियाणा में है जी, मेवात की बात। अध्यक्ष जी धन्यवाद। हमारे भाई मामन खान जी ने मेवात नू से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा कि उनकी रेगुलर भर्ती कब कर दी जाएगी। मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रावधान अभी नहीं कर रहे हैं। 2018 में विभाग ने ये चिट्ठी जारी की कि जिस समय ये आरोही एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में 36 मॉडल स्कूल्स भारत सरकार ने जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बैकवर्ड ब्लॉक डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें हमारे 5 नूह के भी हैं, 2-3 पलवल के, कुल मिला के 36 हैं। गवर्नमेंट ने एक भी, अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, एक भी स्कूल नया नहीं बनाया। लेकिन आपने जो 2232 पोस्ट आपने कहा जो सैंक्शन हुई, उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि नए स्कूल बने थे, इनकी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की। ये आपके विभाग का पत्र है जिसमें लिखा गया है कि 5 साल की जब ये कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज कर लेंगे तो इनको हम लोग रेगुलर कर देंगे। अध्यक्ष जी, इनको 2013 में 6th पे कमीशन मिल गया था और 2017 में 7th पे कमीशन भी की अनाउंसमेंट हो गई थी। सरकार ने आने के बाद इनको लागू उस समय नहीं किया। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये अनुरोध है, आपने ना कह दिया नूह मेवात एक तो बैकवर्ड ब्लॉक है, दूसरा माइनॉरिटी है, इससे ज्यादा पिछड़ा और बुरी हालत क्या होगी। आज तक भी जो आरोही मॉडल स्कूल के कर्मचारी हैं अध्यक्ष जी, जिसमें 16 केवल मात्र आज जो है 16 प्रिंसिपल हैं, 297 पीजीटी हैं और 22 लाइब्रेरियन हैं, जबकि 36 के 36 स्कूलों में प्रिंसिपल्स की पोस्ट सैंक्शन है, 756 पीजीटीज की हैं और 576 टीजीटीज की हैं। आपने आज तक ना तो रेगुलर भर्ती की, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको आपने ये कहकर आश्वासन दिया था कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में बताना चाहती हूँ, बहुत सारे आरोही के टीचर्स की रेगुलर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत उनकी पीजीटी में सिलेक्शन हो गई थी। विभाग ने उनको ये आश्वासन दिया कि आप आरोही मॉडल स्कूल्स को छोड़कर ना जाएं, आपको रेगुलर जैसा ही रखा जाएगा। उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, वहां पर ज्वाइन नहीं दिया, और इसका भी पत्र है जिसमें उन्होंने कहा गया कि आपको रेगुलर माना जाएगा। आज आरोही मॉडल स्कूल जो हमारे हरियाणा बोर्ड भी टॉप करते हैं, नेशनल लेवल पर भी टॉप करते हैं, उनकी दुर्गति हो चुकी है। 2 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ मंत्री जी, 2 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ, आज तक भी उसके नतीजे घोषित नहीं किए और एक भी मॉडल स्कूल 7 साल की सरकार के दौरान
मंत्री जी, एक भी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में स्कूल हम लोग लेकर नहीं आए, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, सेंट्रल स्कूल के पैटर्न पर भारत सरकार ने हरियाणा में जो स्कूल शुरू किए थे, मेरा आपसे अनुरोध है कृपया आप औरौही मॉडल स्कूल का जो और ये सभी के सभी नेट, एचटेट और पीएचडी क्वालिफाइड है, जिसका कि सोसाइटी के माध्यम से मेरिट बेसिस पर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या यही हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है? आपने कहा 2025 तक हम इसको लागू कर देंगे, तो ये बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप इनके रेगुलराइजेशन और इनके 7th पे के बारे में बताएं, और जो एफडी ने ये लेटर लिखा है कि हम आपको रेगुलर कर्मचारी नहीं मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे, इस पे भी काइंडली मंत्री जी आप स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैंने जो मम्मन खान जी ने प्रश्न किया था उसमें ना गया, उनका प्रश्न इसी प्रकार से था। अभी आपने कहा कि हमने 36 स्कूल खोले थे, आपने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने कहा हमने 36 स्कूल खोले थे, आपने क्या खोला? हमने मॉडर्न संस्कृत स्कूल 115 खोल दिए, आपने केवल 22 खोले। अगर आप इस सारे को भी ले लें तो नहीं, आप जरूरी नहीं है। हमने, अध्यक्ष महोदय, हमने आरोही को भी, एक मिनट सुन तो लेना मेरी बात, आप एक मिनट, किसका किया है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, एक सिंगल अपॉइंटमेंट भी गीता जी, हमने ये चर्चा का समय नहीं है। कोरोना की समस्या कोई केवल यहाँ नहीं है, पूरे दुनिया में सारे देश में है समस्या, उसकी वजह से समस्या है। दूसरी बात, एक मिनट, अभी सवाल का जवाब तो सुन लो, अब जब इन्होंने स्कूल खोले, केंद्रीय स्कूल की तरफ से जो पिछड़े ब्लॉक थे उनमें 10 जिलों में 36 खोले गए थे। 75% केंद्र सरकार दे रही थी, 25% स्टेट दे रहा था। प्रत्येक स्कूल में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी कि 11वीं 12वीं की स्कूल जो क्लासें थी वो शुरू कर दी। 2011-12 में स्टाफ अलग अलग जिलों में बनाई गई कमेटी के माध्यम से रखा गया, और 2013 का मैंने आपसे बता दिया कि आपने एक सोसाइटी है उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पे रखे। 2015-16 में केंद्र प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई जारी। सदन में कांग्रेस ने उठाया शिक्षकों की कमी का मुद्दा, पूछा कब तक होगी शिक्षकों की भर्ती। पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी सफलता, जम्मू कश्मीर से 3 और आरोपी गिरफ्तार, आज कैथल लाए जाएंगे आरोपी। चंडीगढ़ पीजीआई में सीएम मनोहर लाल ने जाना गृह मंत्री अनिल विज का हाल। अनिल विज ने के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। ज्ञानचंद गुप्ता ने भी की अनिल विज से मुलाकात। टीचर्स तो है नहीं, पढ़ाई कहाँ से? टीचर्स तो है नहीं सर। अध्यक्ष महोदय, पढ़ाई कहाँ से? जहां तक पदों की बात आपने कही, ये सही है कि वो गलती उस टाइम की थी कि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट में रखी, नियम बदल गए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो स्वीकृति वापस ले ली, इस करके वो सारा का सारा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने स्कूल एजुकेशन तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी, और निश्चित तौर से उनके पक्ष में करेंगे, और हम आगे लेके मॉडर्न संस्कृत स्कूल के साथ जोड़ देंगे। सीताराम यादव जी। स्पीकर सर, एक चीज है हमारी, हमको डेट तो बता दें कब हमारे 1160 डेट तो बता दें मंत्री जी हमारे को। आयुष मंत्री जी। बैकवर्ड ही नहीं रहेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी हो सका ना, जब हम अच्छी एजुकेशन देंगे फॉरवर्ड भी जगह। जी अब ये चर्चा का विषय नहीं है, प्लीज देखिए सदन के पटल पर बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पटीकरा नारनौल में बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय व अस्पताल के भवन का निर्माण किया गया है। उक्त महाविद्यालय व अस्पताल में बीएमएस की कक्षाएं कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है, तथा अब तक कक्षाएं आरंभ नहीं किए जाने के कारण क्या है? अध्यक्ष जी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की ये गाइडलाइन है कि किसी भी कॉलेज में कक्षाएं शुरू करने से पहले 2 साल तक उसमें ओपीडी और इंडोर शुरू होना चाहिए। और उसके बाद जैसे 17 में इसका उद्घाटन हुआ था बिल्डिंग का,
और 2019 में कोविड आ गया और उसके बाद कोविड की वजह से इस बिल्डिंग को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब सिविल सर्जन नारनौल और डीसी नारनौल को लिख दिया गया कि भाई ये आयुष डिपार्टमेंट को वापस दें। और अब एक अच्छी बात यह है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने ये छूट दे दी है कि जो 2 साल की कंडीशन थी कोविड को देखते हुए उसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है। तो अब हम इस कॉलेज को 2022-23 के सेशन में शुरू करने के लिए प्रयास करेंगे। और इसके अंदर कुछ स्टाफ भी हमने रिक्रूट किया हुआ है, मेडिकल सुप्रेंट और अलग काफ़ी स्टाफ हमने इस पर रिक्रूट भी किया है और एक कमेटी बनाई हुई है जो इसको जो स्टाफ है उसका रिक्रूटमेंट करेगी। अध्यक्ष महोदय, नवंबर 2017 में ये भवन बनकर तैयार हो गया था और कोविड-19 2020 में शुरू हुआ है, तो 2 साल और 4 महीने तक ये बिल्डिंग पहले ही बन के तैयार हो गई थी और इसमें स्टाफ की भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसकी भर्ती नहीं की गई और जो इसमें सामान खरीदा गया था उसको भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। इसलिए आप इस स्टाफ की कब तक भर्ती की जाएगी, ये मंत्री जी आश्वासन दें कि इसमें कब तक क्लासें शुरू हो जाएंगी। अध्यक्ष जी, अभी मैंने बताया कि 2022-23 के सेशन से इसमें क्लासेस शुरू होंगी और तब तक सारी भर्ती हम कर देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। क्वेश्चन नंबर 1136। हाँ श्रीमान जी, हिसार शहर के महावीर कॉलोनी में जल घरों के विशेष मरम्मत नवीनीकरण एवं गाद निकालने के लिए दिनांक 4/9/2020 को 593.95 लाख के एक अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। ये कार्य प्रगति पर है और अब तक इसमें 48,24,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 31/3/2024 तक ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह कैमरी रोड हिसार में द्वितीय जल घर के विशेष मरम्मत आवर्धन के लिए दिनांक 30/6/2021 को 713.05 लाख के एक दूसरे अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है और इस कार्य का जो टेंडर है वो 25/8/21 को ओपन होगा और उसके बाद इस पर कार्य किया जाएगा और 31/12/2023 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कैमरी रोड पर जलघर है उसका जो पानी से जुड़ाव है वो बालसमंद नहर से जुड़ा हुआ है। गर्मियों में बड़ी पानी की किल्लत रहती है क्योंकि वो नहर केवल 7 दिन चलती है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि उसको जो भाखड़ा का जो कनेक्शन है वहाँ से नहर गुजरती है, अगर उससे जोड़ दें तो उसके साथ का जो एरिया है हिसार का, वहाँ पानी की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात भी मैं आपसे अभी कर लेता हूँ कि कैमरी रोड पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बहुत पुराना हो चुका है। उसकी रिपेयर के लिए शायद डिपार्टमेंट ने पैसा भी दिया है लगभग 25 लाख रुपए, लेकिन मैं समझता हूं कि 25 लाख से उसको रिपेयर कर देंगे तो भी बात बनेगी नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि उसकी जगह नया फिल्ट्रेशन प्लांट का आप अगर इजाजत देंगे तो वो सही रूप से चल पाएगा। अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने जो मांग की है तो मैं विभाग से बात करूंगा और इस पर एग्जामिन करवा लेंगे, अगर फिजिबिलिटी होगी तो वो करवा देंगे। श्री जगबीर सिंह मलिक जी। 1157। श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। सप्लीमेंट्री सर। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट दी है इन्होंने, कुल कितनी पोस्टें आज डिपार्टमेंट वाइज रिक्त हैं, खाली कितनी है डिपार्टमेंट वाइज? एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही कितने टीचर्स की जरूरत है, बिजली बोर्ड में कितने टीचर्स की जरूरत है, एक तो ये डिटेल बताएं मुझे। एक स्टेट में जो बेरोजगारी की दर है वो बताएं कितनी बेरोजगारी दर है। और
आपका प्रश्न क्या है? मैं एम्प्लॉयमेंट में पूछा कितनी देर कितनी बकाई, ये तो आपने प्रश्न ये पूछा है कि रोजगार की विभागवार संख्या कितनी? 8.5 लाख बेरोजगार, तो विभागवार पूछा ना, 8.5 एक मिनट बेरोजगारी में पूछा मैंने। हाँ जी, आप बता रहे हैं बेरोजगार का। मैं ये कहता कितने खाली है, इनको रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, जो पद खाली उन पर भरेंगे कि ना भरेंगे? ये प्रश्न का पार्ट नहीं है आपके, चौधरी साहब प्रश्न का पार्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने प्रश्न गलत तरीके से पूछ लिया। इन्होंने पूछ लिया कि सरकार द्वारा दिए गए रोजगार की विभाग अनुसार संख्या कितनी है, वो हमने आपको दे दी। अब आप पूछने लगे दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न तो आप अलग से पूछे, उसकी जानकारी फिर उसके बाद दे दूंगा। अब ये तो मैं कैसे बता सकूं मान से? 8.5 लाख बढ़ते बेरोजगार, ये इनका क्या करोगे? ये पूछना नहीं, जो दिए गए आपने वही पूछा था, वही मैंने दे दिया। अगर आप ये पूछते कि रिक्त पद कितने हैं, फिर मैं उसकी जानकारी देता। ये जो भर्ती किए हैं, आपकी एक पॉलिसी है आउटसोर्स की, इसमें 70,000 रुपये 80,000 रुपये एक साल के लिए तो भर्ती करते। इतना रिश्वत का रेट है इनका, आप तसल्ली कर लो। क्या इसको स्क्रैप करके इसी ढंग से भर्ती करो? एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रिला किड्स सुपरफूड। 3 से 13 बरस के बच्चों के विकास के लिए आईसीएमआर गाइडलाइंस के अनुसार एडवांस फॉर्मूला न्यूट्रिशन और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई जारी। सदन में कांग्रेस ने उठाया शिक्षकों की कमी का मुद्दा, पूछा कब तक होगी शिक्षकों की भर्ती। पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता, जम्मू कश्मीर से 3 और आरोपी गिरफ्तार। आज कैथल लाए जाएंगे आरोपी। चंडीगढ़ पीजीआई में सीएम मनोहर लाल ने जाना गृह मंत्री अनिल विज का हाल। अनिल विज के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। ने दिनांक 5/8/2021 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के टैगोर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया था। जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने दिनांक 9/12/2019 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए एक मुश्त राशि 59,000 का भुगतान जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिरसा ने दिनांक 11/7/2021 को कराए गए कार्यक्रम के लिए एक मुश्त राशि 59,000 का भुगतान अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने दिनांक 5/8/2021 को आयोजित कार्यक्रम के लिए रुपए 1,77,000 का भुगतान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को किया है। जननायक जनता प्रसन्न गए जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए सीधे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति को आवेदन किया था और कुलपति ने इसके लिए अनुमति प्रदान की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम आयोजन की अनुमति हेतु अनुरोध जिला प्रशासन ने किया था, क्योंकि जिला प्रशासन ने कहा कि बाहर करना सुरक्षित नहीं है कार्यक्रम, इसलिए उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी हॉल में प्रोग्राम करें। तो माध्यम से कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय हॉल में करवाने हेतु प्राप्त हुआ था तथा कुलपति ने इसके बारे में सहमति प्रदान की थी। अध्यक्ष इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम के लिए कुलपति को आवेदन किया, उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की थी। पैसे तीनों जगह से बिल्कुल आ गए। स्पीकर सर, बड़ा दुख होता है और एक चिंता का विषय भी है कि यूनिवर्सिटीज को राजनीतिक प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 की अनाउंसमेंट हुई। हायर ऑटोनॉमी टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और उनकी बात की गई, और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और यूनिवर्सिटी के अंदर झंडे लगने, यूनिवर्सिटी के अंदर बैनर लगने और लगने, ये हमने तो आज़ादी के बाद पहली बार ही देखा है कि
कि यूनिवर्सिटियों का मिसयूज हो रहा है। और उसके बाद कारण क्या दिया गया है अध्यक्ष महोदय, कि कारण जो दिया गया है बोला सिक्योरिटी पर्पसेस, मतलब कि यूनिवर्सिटी का अगर आप पॉलिटिकल फंक्शंस वहां पर करोगे, और ऐसे भी था आपके बीच में कि कहां पर कोई स्वतंत्रता सेनानी के फोटो भी लगे थे तो इनका फंक्शन था उसको उतार दिया, मतलब बड़ी अजीब सी परंपराएं जो है वो स्थापित की जा रही है जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छी नहीं है। रीजन दिया मंत्री जी ने कि सिक्योरिटी रीजन, दिस इज नो ग्राउंड टू यूज द यूनिवर्सिटी, दिस इज नो राइट यू हैव टू इंटरफेयर इनटू द यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास सिक्योरिटी की बात है तो यू हैव ए बैंक्वेट्स, यू हैव कन्वेंशन हॉल, यू हैव ए अदर प्लेसेज आल्सो। अध्यक्ष महोदय उन पे भी इस्तेमाल, उन पे भी आप किराए पे लेके और वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम में कर सकते हैं। व्हाई यूनिवर्सिटी शुड हैव बीन यूज्ड एंड इट्स ये अच्छा नहीं है और ना हमारे प्रांत के लिए अच्छा है ना ही देश के लिए। मेरा यह कि मंत्री जी आज तो आपने कह दिया कि सिक्योरिटी, क्या आश्वासन देंगे इस सदन को कि आज के बाद आप कोई यूनिवर्सिटी में कोई राजनीतिक कार्यक्रम, एक ऑफिशियल कार्यक्रम होता है, डिफरेंट बात होती है, कहां पर मिनिस्टर जाता है, चीफ मिनिस्टर जाता है, एक ऑफिशियल कोई और यूनिवर्सिटी का फंक्शन होता है, क्या सदन में आप इस बात की एश्योरेंस देंगे कि आज के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में झंडे मत लगवाओ। मंत्री जी ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय, जो भी कार्यक्रम किए गए वो वीसी साहब की परमिशन से किए गए, उनके अधिकार क्षेत्र में था, उनसे परमिशन लेके ही कार्यक्रम किए गए। जो भी परिस्थितियां थी, जो इन्होंने अभी माननीय सदस्य जी ने कहा, ये बात कही कि इस प्रकार से बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, तो ये तो कल परसों की बात देख लो ना, बच्चे किसने शामिल करे। अभी एक प्रदर्शन में जिस प्रकार से बच्चों को बैठाया गया, इन्होंने प्रदर्शन किया, वो क्या मैसेज देना चाह रहे। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी स्कूल के स्टूडेंट को राजनीतिक काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, कभी, आज तक भी नहीं किया, कभी भी हमारी पार्टी में रोक है इस बात के ऊपर, कभी नहीं किया। वो ठीक है कि एक हाल था, उस हाल की अध्यक्ष महोदय हमें जरूरत थी और सुरक्षा कारणों से जरूरत थी, इसलिए वहां पे कार्यक्रम किया गया, अपनी बात कही गई। लेकिन पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए ये नहीं कि हमने स्टूडेंट को उसमें बुलाया था, हमने स्टूडेंट को लेके बुलाया था, उनके लिए नहीं, हमारे कार्यकर्ता ही वहां गए थे, उसके लिए कार्यक्रम था। और आप अपने आप क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। बैठ जाओ प्लीज। कुछ नहीं, देखिए जो उन्होंने कारण बताए हैं वो भी आपको बताए हैं और विद ड्यू परमिशन किए गए हैं। वहीं उनको वाइस चांसलर इज ऑथराइज्ड, तो उन्होंने परमिशन दी है। और दूसरी बात ये कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर देखना, उसकी व्यवस्था देखना हमारा आपका काम कई बार देख लो, राहुल गांधी जी भाषण दे करते क्या यूनिवर्सिटियों में भाषण दे करते हैं। ये आप अप्लाई करके देखो ना, आप कानून व्यवस्था, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि और पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शनरीज और संगठन होते हैं, मैं एक उदाहरण बताता हूं, 2017 का NSUI तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, अलग तो नहीं है। NSUI को MDU रोहतक में 2017 के अंदर पैसे लिए 75,000 रुपए, उनसे 75,000 रुपए लेकर के उनको परमिशन दी हुई है। नहीं हो, जब एक को मिलती है दूसरे को मिलती है। इसी प्रकार ऐसे ना करो, इसी प्रकार ऐसे नहीं, इंटक, ये भी तो इनसो वाला भी तो स्टूडेंट यूनियन है, इनसो का जो कहा इसी प्रकार वो भी तो स्टूडेंट यूनियन है। आप एक बार डिनाई कर दो ना, हमारा संगठन नहीं है। इसी प्रकार इंटक कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 17/10/17 को MDU में 75,000 रुपए देकर के इन्होंने भी कार्यक्रम किया है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज के नियमों में वो पैसे लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कार्यक्रम करने के लिए देने की उनकी छूट है। अब या तो यूनिवर्सिटीज इसका प्रबंध करें, यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है।
उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम, लेकिन ये उनकी ओर से अगर उनको परमिशन नहीं देनी है तो विषय उनकी ओर से आएगा। परमिशन लेने के लिए तो कोई भी जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कोई परमिशन लेने के लिए जाए और वाइस चांसलर उसको परमिशन देता है तो सरकार को इसमें क्या लेना देना है? या तो यूनिवर्सिटीज की ओर से बैन कराओ, सब यूनिवर्सिटीज को बैन करें। स्पीकर सर, कोई रीजनिंग बनी नहीं किस बात के लिए जो मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया इस बात के लिए। नहीं देखिए, NSUI इज ए स्टूडेंट विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, ABP इज ए स्टूडेंट विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस तरह CPM के भी होंगे। कोई इन्विटेशन यूनिवर्सिटी में किसी लीडर को जाता है, ये देते हैं? नहीं, ये आप गलत परंपरा है, ये बत्रा जी गलत। ये अब अपने ऊपर आती है तो आप दूसरी तरफ मोड़ते हैं। श्री धर्म सिंह छोकर जी, धर्म सिंह छोकर जी, वो विद ड्यू परमिशन एंड विद वो उसके हिसाब से दिया गया है, नियम के मुताबिक दिया गया है। जब उनके यूनिवर्सिटी के रूल्स में है तो उन्होंने दिया है। धर्म सिंह छोकर जी, 1142। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके क भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी, और ख भाग का चिकित्सकों की जो स्वीकृति 13 पद स्वीकृत हैं उसमें से 6 नियुक्त हैं, और उपकरण जैसे कि सक्शन मशीन, ECG मशीन, मल्टी पैरा मॉनिटर, रेडिएटर, वार्मर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि उपलब्ध हैं और चालू हालत में। इन्होंने कहा कि एक एक्सरे मशीन नहीं है, उसके लिए भी मैंने विभाग से आज बात की है और 15 दिन के अंदर आपके एक्सरे मशीन लग जाएगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मैं हर सत्र में लगाता हूं। हमारी सरकार में 100 बेड का हॉस्पिटल बना था समालखा में, और बिल्डिंग 100 बेड की बन चुकी है, 50 बेड का चालू है। OPD की वजह से वो 100 बेड का अपग्रेड नहीं हो पाया। अब इनका कहना मंत्री जी की जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इनको बताया, मैं कल ही परसों में CMO से मिलकर सारी डिटेल लेकर आया हूं। ये आपके सिविल सर्जन की चिट्ठी है, इसमें जिन्होंने कहा अभी 13 पद स्वीकृत हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा आपके माध्यम से 11 मेडिकल ऑफिसर सैंक्शन है, 2 SMO सैंक्शन है, 1 SMO सैंक्शन, डेंटल सर्जन सैंक्शन 14 में से 3 डॉक्टर आज प्रेजेंट में हैं। और रही स्टाफ नर्स की बात, 13 में से 9 सैंक्शन है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, चलो जो भी है कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्टिंग तो हैं। और जहां तक इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताना चाहूंगा आप लोगों स्पीकर साहब के माध्यम से, अब इन्होंने लिखा है, ये सिविल सर्जन की रिक्वेस्ट है मंत्री जी को और डायरेक्टर जनरल हेल्थ को। इन्होंने लिखा है, आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य आंकड़ों की बढ़ोतरी के महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, दंत सहायक नहीं है, रेडियोग्राफर नहीं है, OT टेक्नीशियन नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, नेत्र चिकित्सक नहीं है, एनेस्थेसिया चिकित्सक नहीं है, और अन्य पदों पर भी स्टाफ की प्रतियुक्ति इस संस्था में की जाए। और बिल्डिंग तो चलो ठीक है, बिल्डिंग तो नई बनी हुई है, छोटा मोटा उसमें तो वो ठीक हो जाएगा, उसकी कोई लंबी चौड़ी इश्यू नहीं है। लेकिन 50 बेड के ऐसे स्टाफ पोजिशन इस हॉस्पिटल में, ना कोई एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड है। मतलब कहने का मतलब एक भी किसी प्रकार की मशीन, पिछले सत्र में मैंने कहा था, एक भी कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कोरामाई तो दूर की बात छोड़ो, एक सिर्फ डिलीवरी होती है, डिलीवरी का भी पूरा एग्जाम वहां नहीं है। आप बता दिए, हम बैठ गए एक दिन, वहां कुत्ते सोते हैं। जहां तक प्राइवेट स्टाफ को तो लगा लिया, जो कॉन्ट्रैक्टर पे आउटसोर्सिंग स्टाफ भर्ती कर दिया, वहां 32 सैंक्शन है इनकी आउटसोर्सिंग की। उसमें से मैं एक दिन चेकिंग पे गया, 4 आदमी मिले, पूरा हॉस्पिटल खाली। ये मैं मंत्री जी से आज पूरा आपके माध्यम से सदन में आश्वासन ही नहीं, मैं पूरे बात आपको यस नो में पूछना चाहूंगा कि वो मैंने तीसरी बार क्वेश्चन लगा रहा हूं, हर सत्र में क्वेश्चन लगाता हूं। 100 बेड का इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। आप देखो, नेशनल हाईवे पे दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक अगर कोई हॉस्पिटल है 100 बेड का तो समालखा में स्थित है। सभी हॉस्पिटल अंदर शहर में एंटर है। कोई बाई चांस रास्ता एक्सीडेंट हो जाए, इमीडिएट रास्ते में ढूंढते फिरते हैं, तो वो हॉस्पिटल ऑन रोड के ऊपर है। कभी किसी को दिन रात में कोई दिक्कत आए तो वहां कोई सुविधा नहीं, पट्टी भी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी उसमें एक डॉक्टर SMO और एक डॉक्टर हो रहा है। मंत्री जी को जवाब दे देने दो। जवाब नहीं, मैं स्पीकर सर,
जवाब तो झूठा है देखो क्वेश्चन तो इतना स्पीकर साहब एक मिनट, इन्होंने कहा आपने सप्लीमेंट्री पूछी है ना, सप्लीमेंट्री का जवाब तो देने दो। सप्लीमेंट्री आप पूछ रहे हो, जवाब तो देने दो। आज मैं आश्वासन नहीं, मैं पूरा दो कल ये करे बैठूंगा। इन्होंने लिखा 13 स्वीकृत हैं और इन्होंने कहा 6 डॉक्टर नियुक्त हैं। पहली बात तो क्या आंकड़े तो सही लिख देना, रिपोर्ट जो आई है वो सच तो हो। सच मानने में थोड़ा, मंत्री जी आपके सेक्रेटरी से मेरी बात भी हुई और आपके सेक्रेटरी से मैंने फैक्स भी किया, सिविल सर्जन चिट्ठी, इसको देख के इसमें मेंशन कर देते, इसमें देख के इसको रिप्लाई दे देते ताकि मैं संतुष्ट हो जाता। सारे आंकड़े गलत हैं और ये 100 बेड की मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा, स्पीकर आपके माध्यम और हेल्थ मिनिस्टर से भी कहना चाहूंगा, 100 बेड की सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें डॉक्टर वो आप तो लिख रहे हैं जीर्ण शीर्ण है अवस्था में है जी। आप तो ये तो लिखा है कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, 100 बेड का हॉस्पिटल। एक अब कह रहे हैं बहुत अच्छी 50 बेड। अरे बिल्डिंग भी अगर बिल्डिंग ही कहूंगा ना मैं, बिल्डिंग ही और लेंटर चूड़ा, उस बात को छोड़ो, तो हम तो ठीक करा देंगे। मैं पीडब्ल्यूडी अफसर से बात की थी, अगर हम इसको ठीक कर देंगे। अभी आप कह रहे कि बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग मैं कह रहा हूँ वो अगर अब ये लिख रहे हो आप कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सर एक मिनट सुनो, मैं ये कहना चाहूंगा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मंत्री जी स्टाफ की पोस्टिंग कर दो और इस पर चर्चा, जो एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, जो भी है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है इस बात का। और साथ साथ में एक आग्रह करना चाहूंगा स्पीकर साहब के माध्यम से, जो आउटसोर्सिंग की जो भर्ती की गई है, 100 बेड का हॉस्पिटल दिया, हॉस्पिटल की जगह दी, 12 एकड़ दी मनाना गांव ने फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आउटसोर्सिंग के बच्चे हैं उस गांव के लग जाए कम से कम, उस गांव का एक भी बच्चा नहीं है जी, एक ही बच्चा, वो बल्कि हफ्ता पहले ताला लगाने में क्वालिफाइड होंगे तो डॉक्टर लगेंगे ना, वो उसी गांव के लगेंगे। ये फिर साथ साथ देखो पहले डॉक्टर बनाओ, मंत्री हॉस्पिटल बनाना है कि वहां पे वो कोई ऑफिस बनाना है, हॉस्पिटल के अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। मैं साथ साथ मैंने कहा था गांव के लोगों से 500 लोग आए थे, उनकी इच्छा थी भाई हमारा 5000 बच्चे हमारे गांव के नौकरी और रखे जाएं। मैंने कहा मैं हाउस में जाऊंगा, हाउस में आश्वासन नहीं पूछूंगा, फिर बाद में कर लेना। चलिए मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को विश्वास दिलाया है कि 15 दिन के अंदर आपके एक्सरे मशीन आ जाएगी, ये अश्योर करता हूँ। ये चलिए देखो विश्वासन दे दिया कि 15 दिन में एक्सरे मशीन आ जाएगी। मलिक साहब नहीं आज एक मिनट बैठ जाइए, खड़े हैं हम तो लव एक मिनट आ जाएगी मंत्री जी। आप ऐसा है कि आप अपना क्वेश्चन लगा दिए मलिक साहब, आप अपना क्वेश्चन लगाइए, ऐसे बीच में उनका क्वेश्चन है उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बात कर लेने दो, ऐसा ही फालतू बिना उनकी बात कर लेने दो पहले। ये रिकॉर्ड नहीं होगा जो आप बोल रहे हैं, ऐसा कोई और आप उनसे पाने दो, उनका जवाब दे रहे हैं, आप बीच में खड़े हो रहे हैं। और जहां तक स्टाफ की, डॉक्टर्स की बात है, ये बात ठीक है कि डॉक्टर्स की कमी है हरियाणा में, और बार बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी कहते रहते हैं कि कमी है। और अब 980 डॉक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 3 महीने के अंदर अंदर उसके भर्ती हो जाएगी और उसके बाद आपके स्टाफ को, जो डॉक्टर्स है, उनको भी हम भर्ती कर देंगे। श्री राकेश दौलताबाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय जी। नंबर बोलिए, नंबर 1197। चलिए अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी के विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। नगर निगम गुड़गांव के अधिकार क्षेत्र में कुल 404 वर्षा जल संचयन गड्ढे मौजूद हैं। आवासीय क्षेत्र में 357, वाणिज्यिक क्षेत्र और संस्थागत क्षेत्र में 47 वर्षा के जल संचयन गड्ढों का निर्माण किया गया है। शुक्रिया मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रश्न जो है वो हमारे गुड़गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पानी की जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो पूरे देश को ही पता है कि गुड़गांव के अंदर हाईवे और उसकी क्या स्थिति हो जाती है थोड़े से टाइम में ही बारिश में। पहले तो सिर्फ हीरो होंडा चौक ही जाम होता था, अब तो 37 ऐसे चौक है जहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से जाम लग जाता है थोड़ी सी बारिश में। पीछे तो राजीव चौक पे एक ऑटो वाला जो है
वो उसके अंदर जाने के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। और आज के टाइम में इतना टैक्स पे करने के बाद भी जो है ट्रैक्टर से जो है वो हमारे यहाँ पे वाटर पंप लगा के और एक वो देसी सा जुगाड़ किया हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की जो संख्या है वो पूछने का विषय जो है वो इसलिए भी है क्योंकि जो गुड़गांव का जो पानी का जमीन का जो स्तर है, उसका स्तर कितना नीचे चला गया है वो हम सब इससे अवगत हैं। तो और उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग की समस्या का हल भी उसी से है। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि जो ये 404 की जो संख्या बताई, इस तरीके से अगर जो यूएलबी डिपार्टमेंट इस समस्या को देखेगा तो इसका समाधान नहीं है। एक्चुअल में ये पिट्स 404 नहीं है। ये जितनी भी अर्बन लोकल बॉडी के अंदर रिहायशी इलाके हैं, सोसाइटीज हैं, मकान है, सबको ओसी जब ही मिलता है जब वो अपने घर के अंदर। अध्यक्ष महोदय, जो राकेश दौलता वादिया विधायक जी ने बताया है बिल्कुल ठीक कहा है। ये मैंने सरकारी उनको जगह को बताया जहां संचयन, जहां पानी नीचे जाता है, सरकारी संस्थाओं में है। और ये 404 है जहां 8 लाख लीटर पानी प्रति घंटा के हिसाब से नीचे पानी जाता है। और जहां राकेश जी ने कहा है कि कोई नक्शा पास होता है 100 गज से प्लॉट से ऊपर, 100 गज का हो, 150, 200, 500, 1000 जो भी है, तब तक उसको कंप्लीशन नक्शा पास है। जब तक वो नीचे पानी के लिए, जब तक उसका रेन हार्वेस्टिंग नहीं होता और तभी कंप्लीशन मिलता। ये हर उसमें प्लॉट में है। और जहां इन्होंने प्राइवेट उसकी बात की थी, ये जो 8 लाख लीटर पानी प्रति आवर्स के हिसाब से नीचे जाता है। और जहां इन्होंने पानी की उसकी बात कही है राकेश जी ने कि पानी भर जाता है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अभी जहां पानी भरता है नेशनल हाईवे, इसमें एक कमेटी गठित की है अपने 5 लोगों की, जिसमें जीएमडी है, एमसी गुड़गामा है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण डीएलएफ है और इरिगेशन भी है, इसमें पब्लिक हेल्थ भी है। ये 5 इसमें कमेटी में है कि 3 मिलकर इकट्ठी पानी का जो भी पानी की निकासी है, हाईवे पे या दूसरे रोड में पानी निकासने का काम करते हैं। कि अब एक दूसरे पे डालने की बात नहीं है, नेशनल हाईवे देखेगा, पब्लिक है, सारे इकट्ठे मिलकर इस पानी को निकासी का काम करते हैं और पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। 3 उनसे। मंत्री जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने चीज को इतनी गहराई से समझा, लेकिन विषय फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो 404 हैं वो 2019 में हुड्डा से एमसीजी के पास आए थे और 267